अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे HIV एंड एड्स। ये पैथोफिजियोलॉजी का चैप्टर है और इसमें जो हम इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, तो बाकी जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे वो तो आपने AHN में पढ़े होंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम ओनली एड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि क्या HIV और एड्स ये सेम थिंग है, मतलब एक चीज़ है। इन दोनों का मतलब हम एक ले सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब HIV जो है ये एक वायरस है। अब वायरस का आपको पता है कि वायरस का काम क्या है। बॉडी में जब वायरस दाखिल हो जाता है तो ये आपके बॉडी में जाके कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी करवा देगा, कॉज करवा देगा। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम HIV कहते हैं, ये एक बीमारी पैदा करने वाला एजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ एड्स, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। तकरीबन दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी की बात आई है और एड्स में भी इम्यूनो डिफिशियंसी की बात आई है। ठीक है, मतलब HIV की वजह से ही आपको एड्स होगा। जब आपके बॉडी में HIV का वायरस जाएगा, आपके बॉडी में एड्स का जो बीमारी है या एड्स का जो डिजीज़ है वो करवा देगा। ठीक है, HIV जो है ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, वो तो मैंने आपको बता दिया। और ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस है। ठीक है, और स्पेशली रेट्रो वायरस, ये वायरस का एक ग्रुप है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक फैमिली है। ठीक है, रेट्रो वायरस, उसी में से ये एक वायरस है HIV। ठीक है, और ये क्या करता है, आपके बॉडी में जब ये जाता है तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम के मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, वो मैंने आपको इम्यूनिटी वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। ठीक है, B सेल्स, T सेल्स, ये सारे हमारे सेल्स होते हैं। तो ये जब आपके बॉडी में जाता है ये वायरस, ठीक है, तो ये T सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और अपने आप को क्या करता है, रिप्लिकेट करता है, मतलब कॉपी करता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये T सेल्स जो होते हैं हमारे इम्यूनिटी के या हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको जाके ख़राब कर देते हैं और उनकी जगह अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि ये वायरस है तो ये जब बॉडी में काम करना शुरू कर देते हैं तो बॉडी को अच्छाई की तरफ लेके जाने के बजाय इसको ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसलिए कहते हैं कि ये ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है उसको डिफिशिएंट करवा देता है, मतलब उसको कम करवा देता है। ठीक है, अब एड्स जो है ये HIV की वजह से होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डिजीज़ लिमिट्स द बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। अब जब आपको एड्स हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ख़राब हो जाती है, लिमिट्स हो जाती है, मतलब बहुत कम महदूद हद तक हो जाती है और बॉडी जो एबिलिटी है वो किसी भी बीमारी के साथ फाइट नहीं कर पाएगी। ठीक है, हैज़ अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम। जो भी एड्स का बंदा होता है, ठीक है, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। इसके अलावा ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्लड के 1 मिलीलीटर में इतने वो होते हैं HIV के वायरस होते हैं। ब्लड में आपके होते हैं 18,000 HIV वायरस, सेमेन में होते हैं 11,000, विजाइनल फ्लूइड में 7,000, इम्नियोटिक फ्लूइड में 4,000 और सलाइवा में 1। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके बॉडी में जो HIV वायरस है वो स्प्रेड होता जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेजेस होते हैं HIV के, जिसमें कभी आप कह सकते हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले इनिशियल स्टेज आता है, फिर इंटरमीडिएट या लेटेंट स्टेज आता है और उसके बाद इलनेस स्टेज आता है। ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेज 1 पे आते हैं, इसको हम प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं और ये बहुत थोड़े कम टाइम के लिए होता है। इसमें जो है आपको फ्लू लाइक इलनेस होगा, मतलब आमतौर पर हमें जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है ना, इसमें भी वैसे ही साइन सिम्टम्स होंगे। ठीक है, और ये आकर्स फॉर 1 to 12 वीक आफ्टर इन्फेक्शन। और ये आपके बॉडी में जब वायरस एंटर हो जाता है ना तो उसके 1 से 12 हफ्तों के दरमियान ये आपको साइन सिम्टम्स आने लग जाएंगे कि आपको जो है बार बार ज़ुकाम होगा, नज़ला होगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी बंदे को अगर HIV या एड्स की बीमारी हो गई, ठीक है, या HIV वायरस उसके बॉडी के अंदर चला गया तो ये दूसरों को भी इन्फेक्ट करवा सकता है। मतलब अगर उसके साथ कोई भी बंदा कांटेक्ट में आता है या उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें वो ख़ुद इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो दूसरा बंदा है, तो उसको भी HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है और उसको भी एड्स की बीमारी
लग सकती है। तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। स्टेज नंबर 2 जो है वो है एसिम्प्टोमेटिक, मतलब ये उस 12 हफ्तों के बाद शुरू होता है, ठीक है, और इसमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं होते, इसको हम इसलिए एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, ठीक है, और ये बहुत टाइम तक चलता रहता है। तकरीबन इसका 10 साल का एवरेज है, मतलब 10 साल तक इस तरीके से बंदा रहता है, उसके बॉडी में एड्स की जो बीमारी है वो जो है वो फैलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है, लेकिन उसको इतना मसला नहीं होता, कोई साइन सिम्टम्स उसको नज़र नहीं आता, कोई भी मसला उसको बज़ाहिर नहीं होता, बॉडी के अंदर तो होता है लेकिन बज़ाहिर उसको कोई साइन सिम्टम नज़र नहीं आते, फ्री ऑफ सिम्टम्स होता है, ठीक है, ये स्टेज। और ये बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बंदा बिल्कुल फिट है, लेकिन वो फिट होता नहीं है। द लेवल ऑफ HIV इन द ब्लड ड्रॉप्स टू वेरी लो लेवल्स। इसमें क्या होता है कि HIV का जो लेवल है, जो वायरस का लेवल है, इस स्टेज में वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। HIV एंटीबॉडीज़ आर डिटेक्टेबल इन द ब्लड, और बॉडी अपनी पूरी कोशिश करती है, HIV के एंटीबॉडीज़ बनाती है, मतलब उसके ख़िलाफ़ काम करने लग जाती है HIV के, ठीक है, और उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन ये ऐसा वायरस है कि बॉडी इसको नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि ये बार बार रिप्लिकेट होता रहता है, अपने कॉपीज़ बनाता रहता है, तो बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इस वायरस को ख़त्म करे, ठीक है। फिर आते हैं हम स्टेज 3 पे, जिसको हम सिम्प्टोमेटिक कहते हैं, मतलब इसमें अभी आपके पास सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने लग जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब होता जाएगा, आप बीमार फील होना शुरू करेंगे, ठीक है। इमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन्फेक्शन एंड कैंसर्स, और इसमें क्या होता है कि आपको इन्फेक्शंस होंगे बार बार, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, जो हमारे अपने अच्छे बैक्टीरिया है, जो हमारे बॉडी के अच्छाई के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो उनको भी अगर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने का मौका मिल जाता है, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहते हैं, ठीक है, तो अच्छे बैक्टीरिया भी फिर वो बुरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और इसके साथ साथ कैंसर्स भी होने लग जाते हैं। तो स्टेज 3 इज़ वेरी डेंजरस इन द एड्स, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आता है स्टेज 4, जिसको हम HIV या एड्स कहते हैं, मतलब स्टेज 4 तक अगर आप पहुंच गए तो फिर पूरा कंफर्म आपको एड्स की बीमारी हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम तो वीक होगा ही, ठीक है, और द इलनेस बिकम मोर सीवियर लीडिंग टू एड्स डायग्नोसिस। इसके बाद क्या होता है कि आप फिर एड्स के डायग्नोसिस वगैरह शुरू करने लग जाते हो, और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो फिर आपके एड्स का पता चल जाता है। अगर आप इसको स्टेज 1 पे स्टेज 2 पे कंट्रोल कर लेते हो, तो फिर भी इतना मतलब बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन स्टेज 4 पे अगर आपको जाके पता चल जाता है तो फिर मसला हो सकता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और भी चीज़ें आती हैं, मतलब एड्स की बीमारी की वजह से, उस वायरस की वजह से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जिसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आता है बैक्टीरिया की वजह से, मतलब आपको TB हो सकता है, स्ट्रेप निमोनिया, सांस की बीमारी, मतलब लंग्स की बीमारी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। इसके अलावा जो वायरल भी आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कपोसी सार्कोमा है, हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू वगैरह कहते हैं, ठीक है, तो ये भी एड्स के एसोसिएटेड है ये चीज़ें, मतलब एड्स के साथ ये भी चीज़ें होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि एड्स के साइन सिम्टम्स इतने ख़ास नहीं है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करो कि नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको TB है, निमोनिया है, या सार्कोमा वगैरह है, ठीक है, या बार बार फ्लू वगैरह होता है, तो इट इज़ द साइन सिम्टम्स ऑफ एड्स, ठीक है, तो आपने डायग्नोसिस वगैरह टाइम पे करवाने। ये कपोसी सार्कोमा जो कैंसर है, ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं कि स्किन पे मुख्तलिफ़ किस्म के दाग, धब्बे और दाने वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया और नॉर्मल फ्लोरा वगैरह है जी, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये आमतौर पर हमारे बॉडी के ख़िलाफ़ काम नहीं करती, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो फिर ये भी इन्फेक्शन, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट्स आते हैं, जिसकी वजह से आपको न्यूरोसिस्टिक कैरेनाई होता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस वगैरह, ठीक है, ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस कॉज करवा सकते हैं। तो
अगर आपको एड्स की बीमारी हो गई तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के और भी चीज़ें उसके साथ एसोसिएटेड मिल सकती हैं। अच्छा जी, अब इसके रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब बहुत सारे तरीके, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एड्स की जो बीमारी है वो फैलती है, एक बंदे से दूसरे को लगती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब ये कि अगर किसी बंदे को एड्स की बीमारी है या उसके बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस है, वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में आ जाता है, सेक्स कर लेता है, ठीक है, तो जो जिसके साथ वो किया है, ठीक है, उसको भी एड्स की बीमारी हो सकती है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट इज़ द फर्स्ट रीज़न। नंबर 2 है ब्लड एक्सपोजर। एचआईवी वाले मरीज़ की ब्लड अगर किसी दूसरे बंदे के साथ मिक्स हो गई, ठीक है, आपने किसी दूसरे बंदे को ट्रांसमिट कर दी, या जिस नीडल से आपने उससे ब्लड ली है उसी नीडल से आपने किसी दूसरे बंदे के ब्लड ले ली, या फिर किसी दूसरे बंदे के साथ वैसे ही किसी कांटेक्ट में आ गई या फिर ऐसे ही लग गई, ठीक है, तो मसले हो सकती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने इस्तेमाल की तो मसला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, अगर ब्लड के साथ जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, तो ब्लड प्रोडक्ट्स आपने नहीं यूज़ करने उसके। और इसके अलावा ये पेरीनेटल भी है। पेरीनेटल का मतलब ये कि माँ से बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर माँ को एड्स की बीमारी है, ठीक है, तो अगर वो अपने बच्चे को मिल्क देती है, ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, तो उसमें भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर अगर वो अभी पैदा नहीं हुआ, ठीक है, तो उस दौरान भी ये थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एड्स ये पेरीनेटल भी है, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से और ब्लड एक्सपोजर की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है। बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी जो है ये ट्रांसफ़र हो सकता है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड प्रोडक्ट, सेमेन जिसको हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है, या फिर वेजाइनल फ्लूइड जो है, ठीक है, और ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, मतलब बॉडीली फ्लूइड जितने भी है उसमें आपके एचआईवी वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ हाउ एचआईवी अटैक्स द बॉडी। एचआईवी का जो वायरस है ये बॉडी को कैसे ख़राब करती है, कैसे बॉडी के ऊपर हमले करते हैं, ठीक है। एचआईवी वायरस एंटर द बॉडी थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन और थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन। आपके बॉडी में जब ये ट्रांसफ़र होता है तो कैसे दाखिल होता है? किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए, मतलब आपके मुंह के ज़रिए, आपके नाक के ज़रिए, या आप किसी भी थ्रू निकल सकता है, ठीक है। या फिर आपके स्किन में किसी भी किस्म का ब्रेक है, कोई भी मतलब स्किन कहीं से खुली हुई है, ठीक है, तो इट कैन बी द वे ऑफ एचआईवी वायरस। इसके अलावा ये आपके बॉडी में जाके टी सेल्स का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टी सेल्स को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, और टी सेल्स का काम है इम्यूनिटी को बरकरार रखना। अब जब टी सेल्स नहीं होंगे उसकी जगह एचआईवी वायरस आएंगे, काम करेंगे, तो एचआईवी वायरस है वो तो ख़राब काम करेंगे ना, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देंगे। ये क्या करते हैं, द वायरस यूजेस द सेल्स रिसोर्सेज टू रिप्रोड्यूस, और बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो अच्छी चीज़ें होंगी, रिसोर्सेज जो होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करके अपने आप को क्या करते हैं, रिप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना नस्ल आते हैं, ठीक है। इवेंचुअली द होस्ट सेल इज़ डिस्ट्रॉयड, और इसी तरीके से जो होस्ट सेल होता है, ठीक है, जो बॉडी का अपना सेल होता है, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अच्छा जी, वायरस मल्टीप्लाइज विद इन द बॉडी, और वही बात कि जब ये वायरस बॉडी के अंदर चला जाता है तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। मोर एंड मोर टी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, टी सेल्स को बार बार ये क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। एज द नंबर ऑफ टी सेल ड्रॉप्स द इम्यून सिस्टम गेट्स वीकर, वही बात, टी सेल्स कम हो गए तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा। द बॉडी लूजेज इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस, और बॉडी के अंदर जो सलाहियत होती है इन्फेक्शंस और बीमारी के साथ लड़ने की, तो जब टी सेल्स नहीं होंगे, इम्यूनिटी नहीं होगी, ठीक है, तो वो सलाहियत भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और बॉडी लड़ नहीं पाएंगी किसी भी चीज़ से। ये आपको एज अ डायग्राम बताया गया है। एचआईवी वायरस है, टी सेल है, फिर एचआईवी इन्फेक्टेड टी सेल है, ठीक है, और फिर न्यू एचआईवी वायरस है। मतलब जब आपके बॉडी में एचआईवी वायरस आता है तो वो टी सेल्स के अंदर आता है, ठीक है, टी सेल्स से हो गए ये, फिर जब उसी टी सेल्स के अंदर चला जाता है तो उसी सेल्स को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर वही इन्फेक्टेड सेल आगे जाके अपना तादाद जो है वो बढ़ा लेता है, ठीक है, रिफ्लिकेट कर लेता है, और इसी तरीके से वो बढ़ता रहता है, और आपकी पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो आपके पूरी बॉडी में फैलते हैं एंड
एड्स कॉजेज द डिजीज़ ऑफ एड्स। ठीक है, अब आते हैं टेस्टिंग ऑप्शंस पे कि आप इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कैसे करवा सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो एनोनिमस टेस्टिंग में ये होता है कि आपने किसी भी मरीज़ का, जिस मरीज़ का आप टेस्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखना है, मतलब उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करनी। ठीक है, कोई यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर देना है, मतलब ऐसा करना है कि किसी को पता ना चले। ठीक है, और जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो भी सिर्फ़ और सिर्फ उसी बंदे को देने हैं, किसी दूसरे बंदे को नहीं देने या बहुत सारे लोगों के सामने नहीं देने, क्योंकि किसी को आपने ये पता नहीं चलने देना कि इस बंदे को एड्स की बीमारी है। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग जो करते हैं, पर्सनस नेम इज़ रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद HIV रिजल्ट्स। कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग में आप उसका नाम लिखते हो, HIV रिज़ल्ट वगैरह जो है वो बनाते हो। नेम एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड टू द स्टेट कंसर्न डिपार्टमेंट्स, और फिर वही नाम और जो रिज़ल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, मतलब HIV का जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसको आप भेज देते हो। रिजल्ट्स इशूड ओनली टू टेस्ट रिसिपेंट, और यहाँ पे भी वही बात कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी मरीज़ को टेस्ट के रिज़ल्ट दोगे जिस मरीज़ का हो। ठीक है, ब्लड डिटेक्शन टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें होते हैं। ठीक है, जिसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट ऐसे एलिसा कहते हैं। ठीक है, और फिर EIA है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के नाम है। रेडियो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऐसे, जिसको हम RIP कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, जिसको हम कहते हैं। वेस्टर्न ब्लड कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं और इसके नाम है। इसके अलावा हम यूरिन का भी टेस्ट इसमें करते हैं, जिसमें यूरिन वेस्टर्न ब्लड इस्तेमाल करते हैं। ये भी ब्लड के टेस्ट जितना ही सेंसिटिव होता है, मतलब इसमें भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि कहीं आपको HIV ट्रांसफ़र ना हो जाए। ठीक है, सेफ़ वे टू स्क्रीन फॉर HIV, ये भी एक सेफ़ वे है जिसमें हम HIV का जो करते हैं। ओरल टेस्टिंग भी करते हैं, मतलब मुंह से कुछ फ्लूइड लेते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट टेस्टिंग होता है, मतलब ज़्यादातर लोग मुंह वाले ओरल टेस्टिंग पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा सही टेस्ट है, और इसमें मुंह से एक ब्लड डिराइव फ्लूइड लेते हैं, लेकिन वो सलाइवा नहीं होता, एक और फ्लूइड होता है। ठीक है, वो लेते हैं। ठीक है, HIV का जो वायरस होता है वो मालूम करते हैं। सलाइवा इसलिए नहीं लेते क्योंकि सलाइवा में HIV बहुत कम पाया जाता है, वो मैंने आपको एक ग्राफ में बता दिया था। इसके बाद आप काउंसलिंग करेंगे। पहले आप मरीज़ का HIV टेस्ट करने जा रहे हो, तो टेस्ट से पहले आपने उसको क्या बताना है, ट्रांसमिशन के बारे में बताना है, प्रिवेंशंस के बारे में बताना है, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं ये आपने उसको बताना है। वॉलंटरी एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब उसकी जो बातें हैं उसको आपने राज रखनी है, किसी और को नहीं बतानी। और रिपोर्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स, और अगर टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो भी आपने उसको अच्छे से बता देना है। टेस्ट के बाद पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग आपने कैसे करनी है कि जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपने बिल्कुल क्लेरिफाइज करना है। क्लेरिफाइज मतलब बिल्कुल क्लियरली उसको बता देना है। नीड फॉर एडिशनल टेस्टिंग, अगर उसको किसी और टेस्ट की ज़रूरत है तो वो आपने बता देना है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ सेफ बिहेवियर, आपने उसको बताना है कि आप अपने आप को आप सेफ़ रखें, ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करें जिसमें आप बिल्कुल सेफ़ हो। ठीक है, कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। ठीक है, रिलीज़ ऑफ रिजल्ट्स, और रिज़ल्ट जो होंगे वो आपने उसको दे देने। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे कि HIV का जो ट्रीटमेंट है कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज़ करेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो HIV वायरस है ये एक ग्रुप से है जिसका नाम है रेट्रोवायरस। ठीक है, तो रेट्रोवायरस वाले जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स, मतलब एंटी रेट्रोवायरस के ख़िलाफ़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं, AZT जिसको हम कहते हैं ज़ाइडोवायोडिन के नाम से। ठीक है, नॉन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर इसमें भी आते हैं, वायराम्यून। ठीक है, और प्रोटीएज इनहिबिटर, ये ड्रग्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब जो आम तौर पर जो इन्फेक्शन होते हैं HIV के साथ, ठीक है, तो उसके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के आम तौर पर हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो आपने दे देने हैं उनको। इसके अलावा
4 वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपने आपको सेफ बिहेवियर आपने अडॉप्ट करना है, तो कैसे करना है? मोनोगेमस रिलेशनशिप में आपने रहना है। मतलब अगर आप रहते हैं रिलेशनशिप में तो एक ही बंदे के साथ रिलेशनशिप में रहें, ज़्यादा बंदों के साथ आप कांटेक्ट में ना आए, ठीक है? ऐसा रिलेशनशिप आपने इख्तियार करना है। प्रोटेक्टेड सेक्स आपने करना है, जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यूज़ करने हैं। और इसके अलावा स्टेराइल नीडल ये कि ऐसे नीडल इस्तेमाल करने हैं जो कि बिल्कुल स्टेराइल हो, जिस पे कोई भी माइक्रोब वगैरह ना हो, ठीक है, ताकि आपको और मज़ीद HIV या एड्स का ख़तरा ना हो। अगर आप जो है वो हेल्दी भी है तो भी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये आपको लेके जा सकते हैं, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो इट कैन लीड टू HIV और एड्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? एब्सटिनेंस क्या कहते हैं हम, कि मतलब किसी चीज़ को अपने आप को दूर करना, ठीक है। अब किस तरीके से आप दूर करेंगे? इट इज़ द ओनली 100% इफेक्टिव मेथड ऑफ नॉट एक्वायरिंग HIV और एड्स। मतलब ये एक अच्छा तरीका है, 100% सही तरीका है किसी भी मरज़ से बचने का, स्पेशली HIV और एड्स से बचने का बिल्कुल 100% सही तरीका है। क्या तरीका? अपने आप को दूर करा, रीफ्रेन करना, ठीक है। तो क्या? रीफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल कंटैक्ट, मतलब आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उस आदत से आपने अपने आप को दूर कर देना है। रीफ्रेनिंग फ्रॉम इंट्रावीनियस ड्रग्स यूज़, अगर आप IV जो ड्रग्स होते हैं जो थ्रू वेन देते हैं, ठीक है, इससे आपने बहुत ज़्यादा क्या करना है? अपने आप को दूर करना है। मतलब इंट्रावेनस ड्रग्स आपने नहीं यूज़ करने, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है नीडल आपके बॉडी के अंदर जाती है, और नीडल के ऊपर अगर कोई भी एक भी जो है HIV का वायरस हुआ या कोई दूसरा वायरस हुआ तो मसला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मोनोगेमस रिलेशनशिप, वही बात कि ओनली वन सेक्स पार्टनर, ठीक है। रिलेशनशिप विद अ पर्सन हु इज़ नॉट इन्फेक्टेड विद HIV, और ऐसे लोग जिसमें HIV का वायरस ना हो, जो इन्फेक्टेड ना हो। HIV टेस्टिंग बिफोर मैरिज इज़ नेसेसरी टू प्रूव योर स्पाउस इज़ नॉट इन्फेक्टेड। अब यहाँ पे बहुत अहम बात की गई है कि जब भी आप शादी करने जा रहे हैं या आपकी जो है फैमिली में किसी की शादी है, तो ये HIV का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि आपका जो पार्टनर है कहीं उसको HIV या एड्स का कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, HIV का जो टेस्ट है लाजमी है। इसके अलावा आपने प्रोटेक्टेड सेक्स करना है, मतलब यूजिंग कॉन्डम्स, ये तो सबको पता है, ठीक है। अलावा स्टेराइल नीडल्स, वो ये भी मैंने आपको बता दिया कि स्टेराइल नीडल्स का जो है अपना इस्तेमाल करना है। ऐसे सिरिंज वगैरह यूज़ करने हैं जिसमें कोई भी इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो, ठीक है, कोई भी जरासीम वगैरह ना हो। अगर आप इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं या IV जो ड्रग्स है वो लेते हैं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो नीडल है, जो सिरिंज है, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेराइल हो और बिल्कुल फ्री ऑफ माइक्रोब्स हो, ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है हाउ HIV इज़ नॉट स्प्रेड। यहाँ पे नॉट का मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि चीज़ें सारी वही लिखी हुई है जिसके ज़रिए से HIV ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है? थ्रू द एयर, बाई कॉफिंग और स्नीजिंग। मतलब आपके साथ कोई HIV वाला बंदा खड़ा है, उसने अचानक खांसी कर दी या उसको छींक आई, ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है। कैजुअल कंटैक्ट, मतलब शेकिंग हैंड्स एंड हगिंग की वजह से, कि जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे उसके कपड़े यूज़ कर रहे हो, टॉवल यूज़ कर रहे हो, ब्रश यूज़ कर रहे हो, या फिर फर्नीचर उसके जो है वो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सेम टेलीफोन, शावर, बाथ-टब, टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हो तो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा अगर आप उसके जो बर्तन वगैरह होते हैं जिसमें वो खाना खाता है, या डिशेस जो होते हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर वो बाइट्स ऑफ मस्कीटोज़, मतलब अगर किसी मच्छर ने उसको काट लिया और फिर आके आपको काट लिया तो मसला हो सकता है। टिक्स और अदर इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स की वजह से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। HIV इन्फेक्टेड जो लोग होते हैं कैन लुक हेल्दी, आपको हेल्दी नज़र आएंगे,
उनको अपने इन्फेक्शन का पता नहीं होगा, अनअवेयर ऑफ देयर इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। कैन लिव लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ व्हेन देयर HIV इन्फेक्शन इज़ मैनेज। अगर हम उसके HIV को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कैन इन्फेक्ट पीपल व्हेन दे इंगेज इन हाई रिस्क बिहेवियर। और वो दूसरे लोगों को भी मुतासिर करवा सकते हैं अगर वो अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे और वो ऐसे बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बिहेवियर इख्तियार करेंगे जिससे दूसरों को भी रिस्क हो, ख़तरा हो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द HIV इन्फेक्शन, HIV एंड एड्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।